कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है कैसे कहूँ मेरी बहू संस्कारी नहीं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सुधा ने शर्मा दंपत्ति की बढ़ती उम्र और तरसती निगाहों में हमेशा ही एक उम्मीद देखी थी, बेटे के साथ रहने की, पोते पोतियों संग बुढ़ापा बिताने की। वह बहू बेटे से अलग रहते थे, लेकिन मन में विश्वास था कि कुछ समय बाद वह अपने बेटे के पास चले जाएंगे। आस पड़ोस के बच्चे उन्हें दादा दादी कहकर बुलाते थे। वह अपने पोते पोती का अक्ष उनमें देखते और समय बिताते रहते। उनकी शुरू से ही जिद थी कि जब तक समर्थ हैं किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। सुधा ने देखा कि उनके बच्चे अक्सर ही उनसे मिलने आया करते हैं। सुधा की बेटी भी शर्मा दंपत्ति के पास ही पली बड़ी थी। अंकल आंटी एक दूसरे का सहयोग करते रहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। अंकल जहां तुनक बोल व ठेठ हरियाणवी थे, वहीं आंटी का स्वभाव बहुत शांत था। शायद जिंदगी में इतने संघर्ष झेले थे कि वह दर्द छुपाना जानती थी। उनकी बेटियां अक्सर ही जिद करती, मम्मी पापा आप हमारे साथ आकर रहो, तो अंकल गर्व से कहते, क्यों, तुम्हारे साथ क्यों रहें, हमारा बेटा है, जब जाना होगा उसी के पास चले जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया, लेकिन शर्मा आंटी इतनी अच्छी थी कि कभी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हुई। सुधा का शुरू से ही उनके घर परिवार आना जाना था। इस अनजान शहर में आने के बाद वह एक ऐसा परिवार था जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा करती थी। सुधा शुरू से ही उनके संपर्क में थी, इसलिए उनके स्वभाव को अच्छे से जानती थी। दंपत्ति की बेटी अक्सर आती रहती, बेटा भी साल 2 साल में आता रहता और कभी अंकल आंटी उससे मिलने चले जाते। अंकल ने बेटे का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया था। अपनी पसंद की बहू लाए थे। बहू अपने मायके से 2 बहनों में बड़ी थी, भाई नहीं था। लोगों ने बहुत कहा, कहाँ शादी कर रहे हो, लड़की का कोई भाई नहीं है। ऐसी लड़कियां कभी अपने सास ससुर की नहीं बन पाती, सिर्फ अपने मायके से ही मतलब रखती हैं। तुम्हारा बेटा भी बहू के बहकावे में आकर जीवन भर पत्नी के घर वालों का खर्च उठाएगा, अपनी सालियों और सास ससुर का ही ध्यान रखेगा। कभी अपने माँ बाप और बहनों को भूल जाएगा। इस बात का विरोध करते हुए अंकल कहते, कैसी घटिया सोच रखते हैं आप लोग, लड़की का भाई नहीं है तो क्या हुआ, हमें अपने बेटे पर विश्वास है, अपने दिए हुए संस्कारों पर विश्वास है। हमारा बेटा बहुत समझदार है, वह दोनों परिवारों में सामंजस्य बिठा लेगा। बहू के माता पिता को संभालना भी तो उसका फर्ज है। अब वह भी हमारा ही परिवार है। हमारा बेटा दोनों परिवारों को अच्छे से संभाल लेगा और बहू भी हमारा खूब मान सम्मान रखेगी। यह कहते हुए अंकल अपने बेटे के पक्ष में खंबा गाड़ देते। बहू जब शादी करके आई थी तो उस समय आंटी की ननंद ने भी कहा था कि तुरंत ही बहू को बेटे के साथ विदा मत कर देना, थोड़े दिन अपने पास अपने साथ घर में रखना, जिम्मेदारी डालना, रीति रिवाजों की समझ देना, सास ससुर के प्रति उसका फर्ज समझाना। लेकिन अंकल के बेटे सूरज की नौकरी जिस शहर में थी, बहू का मायका भी वहीं था। आंटी से पूछे बगैर ही बहू बेटे ने अपना सामान बांध लिया और अपने गंतव्य स्थान की तरफ विदा हो गए। आंटी ने भी उस समय यही सोचा कि वह बहू बेटा साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। वैसे भी मुझे बहू को यहाँ रखकर क्या करना है, जब मेरा बेटा ही दूसरे शहर में रहेगा तो बहू यहाँ क्या करेगी। समय बीतता गया, मायका प्रेम व जिम्मेदारी ससुराल से ज़्यादा जरूरी होने लगी। अक्सर ही बहू ससुराल आने में ना नुकर करती और मायके में पल भर में पहुँच जाती। बहू सारे काम अपनी माँ की सलाह से करती। प्रतिफल यह निकला कि बहू अब खुले शब्दों में कहने लगी, मेरे माँ बाप और बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं। सूरज अपने माँ बाप और बहनों की जिम्मेदारी उठा सकता है, जिस तरह से मैं अपने माँ बाप और बहनों की जिम्मेदारी उठा रही हूँ वह भी कर सकता है। मैंने उसे कभी नहीं रोका, परंतु बहू कभी ससुराल की जिम्मेदारी नहीं उठाती, हमेशा टका सा जवाब दे देती, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम ही संभालो। आंटी अंकल की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। ऐसा नहीं था कि कभी उनके बेटे ने उनकी मदद नहीं की या उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। बेटा हमेशा ही अपने माँ बाप की खैरियत पूछने आता रहता था, पैसे भी देकर जाता था। एक बार अंकल आंटी बेटे के साथ शहर रहने भी गए थे, लेकिन बहू के व्यवहार और
स्वभाव से जल्दी ही पता चल जाता था कि वह सास ससुर के आने से खुश नहीं है। वहाँ पर अंकल आंटी को एक कमरे तक ही सीमित रहना पड़ता था। बहू सम्मान में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन सास ससुर की अनचाही बंदिशें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे जाती थी। शब्दों में कड़वाहट अक्सर ही छलक जाती। हर काम में पीहर का हस्तक्षेप नजर आता। कई बार अंकल कहते कि हमने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना बड़ा घर और ज़मीन जायदाद एक पैसा जोड़कर बनाई है। तो बहू तुनक कर कहती, सभी के माँ बाप करते हैं, बच्चों के लिए आप लोगों ने कौन सा नया काम किया है। बहू के माता पिता भी बस अपनी बेटी और जमाई तक ही सीमित रहते। उन्हें शर्मा दंपत्ति से कोई मतलब नहीं था। आंटी बीमार रहने लगी। जो देखता वह यही कहता, इस उम्र में बच्चों के साथ जाकर रहो, तभी तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास होगा। परंतु दोनों निरुत्तर थे। आंटी मुस्कुरा देती, कहती हमें यहीं अच्छा लगता है, लेकिन सुधा आंटी की मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को समझ जाती। फिर कई दिनों तक शर्मा आंटी अंकल दिखाई नहीं दिए। तो सुधा उनके घर गई। तब पता चला कि आंटी बीमार है। दोनों का अधिकांश समय अस्पताल के चक्कर लगाने में ही बीत जाता है। इतनी भागदौड़ के बाद अंकल भी बीमार रहने लगे। सुधा ने एक दिन अंकल से कहा, अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आंटी को मैं हॉस्पिटल दिखा लाती हूँ। तो अंकल ने फिर से गर्व से कहा, नहीं बेटा तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा आ ही रहा है। बचपन से बहुत समझदार और शांत स्वभाव का है, परिस्थितियों को संभालना जानता है। देखना जब अपनी मम्मी को बीमार देखेगा तो हमें अकेले नहीं रहने देगा। बेटा आया भी, इलाज भी करवाया और 10-5 दिन साथ भी रहा और फिर चला गया। अंकल टूटे हुए दिखाई दिए, लेकिन आंटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह रोज़ की तरह छोटे छोटे कदमों से ज़रूरत का सामान और काम करती हुई नजर आई। शर्मा अंकल आंटी के घर से धूप ज़्यादा नहीं आती थी, तो कुछ दिनों से शर्मा आंटी सुधा के घर धूप सेकने आने लगी। सर्दी की धूप सेकने के लिए सुधा भी चाय के 2 प्याले बनाकर आंटी के साथ बैठ जाती। काफ़ी बातें होने लगी। जब भी बहू बेटे के बारे में बात चलती तो आंटी हमेशा यही कहती, मेरी बहू बहुत संस्कारी है। इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं करती। आंटी की इस बात से सुधा को गुस्सा आ गया और वह बोली, मुझे समझ नहीं आता लोगों को बेटों की इतनी चाह क्यों होती है, जबकि जीवन तो अकेले ही काटना है। इतनी बीमारी में भी आपका बेटा आपको साथ नहीं रख सकता। बहू मायके के अलावा किसी और के बारे में कुछ सोचती नहीं, और आप कह रही हैं कि मेरी बहू संस्कारी है। वह कैसी संस्कारी बहू है? उसके घरवालों, मुझे ऐसे घरवाले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बहू पर बहुत गुस्सा आता है, सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। कैसे लोग हैं वह जो अपने दामाद की कमाई खा रहे हैं और दूसरी तरफ दामाद के माँ बाप बेटे के प्रेम के लिए तरस रहे हैं। एक बहू अपने पति से चाहती है कि वह उसके माँ बाप को पूरा मान सम्मान दे, लेकिन दूसरी तरफ सास ससुर के लिए उसके दिल में कड़वाहट भरी रहती है। ऐसी बहू भला संस्कारी कैसे हो सकती है? शर्मा आंटी ने सुधा की तरफ मायूसी से देखा और बोली, बेटी हमारी इतनी फिक्र करती हो और फिर चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं, अपने बच्चों के पास जाकर रहने लगें। बच्चों के भी अपने सपने व अरमान होते हैं। हम उनके भविष्य को जिम्मेदारी और बंदिशों में बांधना नहीं चाहते। शायद हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा, इसलिए बहू से हमारी नहीं बन पाती। लेकिन जब हमारा बेटा ही नहीं समझता तो बहू से कैसे गिला शिकवा शिकायत करें। जहाँ तक बहू का सवाल है, मेरी बहू बहुत संस्कारी है। वह तो अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से कर रही है। संस्कारी तो हमारा बेटा ही नहीं, हमारे दिए हुए संस्कारों में ही कहीं कोई कमी रह गई, जो हमारा बेटा हमारी जिम्मेदारी उठाने से कतराता है। बहू के माँ बाप ने तो अपनी बेटी को बहुत ऊंचे दर्जे के संस्कार दिए हैं। वह अपनी हर जिम्मेदारी पूरी कर रही है और बेटे से करवा भी रही है, लेकिन संस्कार तो हमारे अच्छे नहीं थे, जो हमारा बेटा बहू से हमारी सेवा नहीं करवा पाया। कहकर आंटी उठकर चली गई। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप की से बुढ़ापे में दुर्गति का जिम्मेदार बहू को ठहराया जाता है, लेकिन वास्तव में असली गुनहगार बहू नहीं बेटा होता है। बेटे में ही वह गुण व संस्कार नहीं है कि वह अपनी पत्नी से अपने माँ बाप की सेवा करवा सके। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।